गुड इवनिंग क्लास। तो काव्यांजलि कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ओके, लास्ट क्लास में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट किया था और हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया था और उसको फिनिश भी कर दिया था। ओके, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करेंगे। ओके, sexual reproduction in organism। ओके, ये आज का हमारा टॉपिक है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके कुछ बेसिक फीचर्स और इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने जब लाइफ स्पान की बात करी थी, राइट, हमने किसकी बात करी थी? लाइफ स्पान की। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने लाइफ स्पान की बात करी थी। लाइफ स्पान में हमने बताया था बर्थ होती है, बर्थ के बाद जुवेनाइल फेज आती है या जुवेनाइल स्टेज आती है। ओके, जुवेनाइल फेज या स्टेज होती है। ओके, इसके बाद हमारे पास आती है रिप्रोडक्टिव फेज। इसके बाद हमारे पास रिप्रोडक्टिव फेज या स्टेज आती है। reproductive stage, then aging, senescence, and finally death। ओके, ये स्टेज आती हैं। और डेथ जो होती है, यहाँ पे नेचुरल डेथ की बात की थी हमने। ओके, वो क्या था? नेचुरल डेथ। ओके, इन पॉइंट की हमने बात करी थी कि लाइफ स्पान की ये साइकिल होती है कि ऑफ स्प्रिंग का बर्थ होता है, बर्थ के बाद वो ग्रो करती है, मैच्योर होती है, मैच्योर होने के बाद वहाँ पे एक जुवेनाइल स्टेज आती है। ओके, इसको आप जुवेनाइल स्टेज जो होती है ये आपकी क्या होती है? एडोलसेंस होती है, यंग स्टेज होती है। भाई ये आपकी यंग स्टेज होती है, एडोलसेंस स्टेज होती है, ये एडल्ट स्टेज होती है। ओके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आपकी जो होती है नॉन रिप्रोडक्टिव फेज होती है। क्या होती है भाई? ये नॉन रिप्रोडक्टिव फेज होती है या स्टेज होती है। इस स्टेज में आके कोई भी इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर होता है। ओके, प्रिपरेशन स्टार्ट होती है यहाँ पे, और रिप्रोडक्टिव स्टेज में जब वो एंटर करता है, जुवेनाइल फेज या स्टेज के एंडिंग में इसके पास रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है। यहाँ पर वो रिप्रोडक्शन के लिए कंप्लीटली पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है। इस स्टेज में वो रिप्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है। ओके, प्रिपेयर फॉर रिप्रोडक्शन। ओके, ये पॉइंट हम देख चुके थे। ओके, ये पॉइंट है। फिर धीरे धीरे सेल डिके होने लगती है। ठीक है, सेल की जो कैपेबिलिटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। फाइनली एक ऐसी स्टेज आती है सीनेसेंस जहाँ पे वो कंप्लीटली डिके हो जाती है, वहाँ पे वो दोबारा रिकवर नहीं हो सकती। ओके, फिर ओल्ड एज आती है। ओल्ड एज के बाद पर्सन डेथ को मूव कर जाता है या उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है। ओके, कुछ बुक में एजिंग और सीनेसेंस को एक ही बताया गया है
और कुछ बुक में अलग बताया गया है। ओके, ये पॉइंट है। तो हम यहाँ बात करते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज। पर्सन रिप्रोडक्शन करेगा, पर्सन या इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन स्टेज में जाएगा, देन वो रिप्रोड्यूस करेगा, उसने रिप्रोड्यूस किया। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने बात करी थी, कौन कौन से मोड होते हैं। देन वो वापस बर्थ करेगा। ओके, वापस वो क्या करेगा, बर्थ करेगा, रिजनरेट करेगा। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने देखा था, यहाँ पे हमारे पास क्या थे, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ये हमारे पास दो टाइप के रिप्रोडक्शन मोड्स हैं, राइट। ये दो टाइप के हमारे पास क्या थे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनके द्वारा पर्सन रिप्रोडक्शन करता है। तो हम ये लास्ट क्लास में एसेक्सुअल को पढ़ चुके थे, इसके टाइप्स हम देख चुके थे। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। गॉट इट, राइट। यहाँ तो कोई डाउट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, इसको हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। ओके, क्योंकि यहाँ पे एम्फीमिक्सिस होता है, ओके, या एम्फीजेनेसिस। क्योंकि यहाँ पे एम्फी मतलब बोथ, एम्फी मतलब बोथ, पर बोथ कौन से, अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स, उनके द्वारा यहाँ पे क्या होता है, जेनेसिस होती है या फॉर्मेशन होता है। जेनेसिस या गैमेट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे, गैमेट फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे इस प्रोसेस में अपोजिट सेक्स के द्वारा गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अपोजिट सेक्स कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे, मेल एंड फीमेल, राइट। एक मेल सेल होगी या मेल इंडिविजुअल होगा, और एक आपकी फीमेल इंडिविजुअल होगा। ओके, ये दोनों जाके अलग अलग अपने अपने मेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। ये मेल सेल जो होती है वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी, फीमेल सेल जो होती है वो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। ओके, इनको इस तरह डिनोट करते हैं, मेल एंड फीमेल को। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपकी एम्फीमिक्सिस बोलते हैं, एम्फीजेनेसिस होती है, या इसको हम बोलते हैं बाय पेरेंटल प्रोसेस। ओके, बाय पेरेंटल प्रोसेस। यहाँ पे दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाय पेरेंटल प्रोसेस। ओके, इसके अलावा ये जो प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में लार्ज, इलेबोरेट
कॉम्प्लेक्स एंड स्लो होती है। ओके, जो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में लार्ज होती है, एलेबोरेट होती है, कॉम्प्लेक्स होती है और स्लो होती है। स्लो क्यों होती है, लार्ज क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ओके, देन गैमेट का फ्यूज़न होता है जहाँ पे हमारी पास और फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे एज ए गैमेट के द्वारा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर जाइगोट के बाद ये स्टेज और कॉम्प्लेक्स हो जाती है जहाँ पे जाइगोट में कुछ क्लीवेज होते हैं, ओके, कुछ डिफरेंट स्टेज का फॉर्मेशन होता है, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। देन जाइगोट के बाद वहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, ओके, एम्ब्रियो के बाद वहाँ पे एक कंप्लीट इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। ये प्रोसेस होती है, ओके। यहाँ तक किसी को डाउट? ओके, यस या नो? चलिए तो आगे मूव करें। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जो बाई पेरेंट्स होते हैं, जो बाई पेरेंटल स्पीसीज होती हैं, ओके, वो अलग अलग होती हैं। एक मेल होता है, एक फीमेल होती है, ओके। ये दोनों अपने अपने गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, ओके। भाई क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट। ओके, गैमेट जो होता है एक हैप्लॉइड सेल होती है। गैमेट जो होता है वो एक हैप्लॉइड सेल होती है। गैमेट क्या होता है भाई? हैप्लॉइड सेल होती है। ये एन नंबर। और जो ये स्पीसीज हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है फीमेल, ये आपकी एक डिप्लॉइड सेल होती है। कैसी सेल है? डिप्लॉइड, ओके। तो इन्होंने अपने अपने गैमेट प्रोड्यूस करे, जो नंबर ऑफ एन है और हैप्लॉइड सेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इन गैमेट का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। अब आगे जाके गैमेट क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। गैमेट का यहाँ पे क्या हो गया? फ्यूजन हो गया, ओके। क्या हो गया? फ्यूजन। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला है यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को हमने यहाँ क्या बोला? फर्टिलाइजेशन। अब जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पे हमारे पास एक अदर स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं भाई? जाइगोट, जिसका नंबर हमारे पास क्या होता है? 2n। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर दो गैमेट फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाता है भाई? यहाँ पे 2 गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है, ओके। ओके, इस तरह यहाँ पे गैमेट का क्या हो जाता है? फ्यूजन हो जाता है, ओके। यहाँ तक के पॉइंट समझ में आए कि ये बायोपेरेंटल स्पीसीज है, यहाँ पे ये मेल है, फीमेल है, इन्होंने अपने अपने गैमेट प्रोड्यूस करे, बाद में गैमेट का फ्यूजन हो गया। इसी को हमने क्या बोला? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे हमारे पास एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोट आगे सेल डिवीजन, क्लीवेज होते हैं, देन वो आपका एक एम्ब्रियो बनाता है, यस। और फिर यहाँ पे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। कंप्लीट किसका? ऑर्गेनिज्म का
फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग या डॉटर सेल बन रही है, जो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग या जो डॉटर सेल बन रही है, वो पेरेंटल सेल के सिमिलर नहीं होती। इज नॉट सिमिलर या आइडेंटिकल टू द पेरेंटल सेल, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर गैमेट फ्यूज होते हैं, गैमेट फ्यूजन हेयर, ओके। इट मीन्स यहाँ पे जीन एक्सचेंज एंड जीन क्रॉसिंग ओवर होती है, जीन एक्सचेंज एंड क्रॉसिंग ओवर क्या होती है भाई, यहाँ पे जीन एक्सचेंज होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होते हैं। इस कारण यहाँ पर आधे गैमेट मैटरनल साइट के होते हैं, ओके, और आधे गैमेट पैटर्नल साइट के होते हैं, राइट। तो ये बताया ना हमने अभी। यहाँ पे आधे गैमेट जो होते हैं मैटरनल साइट के होते हैं और आधे गैमेट पैटर्नल साइट के होते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो हमारा जायगोट बन रहा है, उस जायगोट में दोनों के कैरेक्टर्स या दोनों के फैक्टर्स या जीन होते हैं। जीन को ही डिफरेंट साइंटिस्ट ने कैरेक्टर कहा है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने फैक्टर कहा है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब जेनेटिक्स देखेंगे। तो अब आपने देखा होगा कि आपके जो भाई बहन हैं उनकी कुछ शक्ल या कुछ हेयर आपके फादर से मिलती है, या कुछ किसी, जैसे कोई आपका भाई बहन है तो उनमें से किसी की जैसे ब्रदर है तो उसकी हाइट फादर से मिलती है, हेयर कलर मदर से मिलते हैं, सिस्टर है तो हाइट मदर से मिलती है, एंड स्किन कलर फादर से मिलती है। कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, ओके। ये हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, उसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं। ओके, तो यहां तक कोई डाउट? अब जो रिप्रोडक्शन स्टेज होती है, रिप्रोडक्शन जो स्टेज होती है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है।
वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है और उनकी स्टेज जो होती है उनके टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग वेरी करती है, वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द टाइम ड्यूरेशन। हो सकता है किसी स्पीसीज में रिप्रोडक्टिव स्टेज जल्दी आ जाती है, ओके, किसी स्पीसीज में रिप्रोडक्टिव स्टेज थोड़ी लेट आती है, ओके। तो रिप्रोडक्शन की जो स्टेज होती है वो ऑर्गेनिज्म में उनके टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग वेरी करती है, ओके। अब प्लांट्स जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन जो होता है उसे हमें प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं सोमेटिक रिप्रोडक्शन या फिर बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सोमेटिक या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ओके। प्लांट की जो रिप्रोडक्शन स्टेज होती है उसे हम बोलते हैं सोमेटिक स्टेज या वेजिटेटिव स्टेज, ओके। इसी स्टेज में आके क्या करता है प्लांट, इसी स्टेज में आके प्लांट क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। प्लांट्स में क्या करते हैं, इसी स्टेज में आके रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके। अब इन्हीं स्टेज के कारण प्लांट जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एनुअली प्लांट होते हैं, बाइनियल प्लांट होते हैं एंड पेरिनियल प्लांट होते हैं, ओके। एनुअल प्लांट, बाइनियल एंड पेरिनियल प्लांट होते हैं। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, यानी एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, ओके। एनुअली को हम बोलते हैं एक वर्षीय, द्विवर्षीय या फिर इसे हम बोलते हैं बहुवर्षीय। पेरिनियल को क्या बोलते हैं भाई, बहुवर्षीय, ओके। ये हमारे पास इन स्टेज के अकॉर्डिंग प्लांट होते हैं। वह आपने देखा होगा कि कुछ क्रॉप्स जैसे हमारे पास खरीफ, रबी, जायद, ये क्रॉप्स होती हैं। खरीफ की फसल, राबी की फसल, एंड जायद की फसल, यानी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स, ओके। आपने देखा होगा कुछ फसल होती है जो 3-4 महीने में ग्रो कर जाती है, यानी कि 3 महीने पहले उस फसल को हमने उसकी बुआई करी थी, उसको प्लांटेड किया था और आफ्टर 3 और 4 मंथ बाद वो ग्रो कर जाती है, उसको भी काटने का टाइम आ जाता है, ओके। तो उस तरह के प्लांट को हम बोलते हैं एक वर्षीय, ओके। जैसे राइस, वीट एटसेट्रा। जैसे कि आपने देखा होगा राइस की फसल को हम 3-4 महीने में ही ग्रो कर देते हैं। वीट की फसल आपकी 5 से लेकर 7 महीने के बीच ग्रो कर जाती है और 5 से 7 महीने में हमको काट देते हैं। सपोज़ इसी तरह आपकी सरसों होती है, सरसों को हमने विंटर सीजन में बोया होता है और जब समर आती है, लाइक आपकी जब होली आती है, समर आती है, उस समय हम इसको काट देते हैं, ओके। तो 4 to 6 मंथ बाद इसको काट देते हैं, ओके। तो इस तरह की एक वर्षीय फसल को हम क्या बोलते हैं, कभी कभी इनको हम सीजनल क्रॉप्स ही बोल देते हैं, ओके। क्योंकि कुछ समय आने पर ही हम इनको बोया जाता है और उस समय के बाद इनकी हम कटाई कर देते हैं। जब कटाई कब करते हैं, जब ये अपने आप कंप्लीटली ग्रो हो जाती है, ओके। एनुअली समझ में आ गई कि कुछ फसल ऐसी होती हैं जिन्हें कुछ स्पेसिफिक सीज़न के अकॉर्डिंग बोया जाता है
और जब ग्रो कर जाती है आफ्टर 3 to 4 मंथ बाद उनकी हम कटाई कर देते हैं। जैसे राइस, वीट, वो आपकी एक वर्षीय फसल होती हैं, इसे हम सीजनल क्रॉप्स भी बोलते हैं। और कुछ फसल ऐसी भी होती हैं जो 2 ईयर्स में, ओके, 2 ईयर्स में एक बार वहाँ पे फ्लावर आते हैं, यानी कि वो रिप्रोड्यूस के लिए तैयार हो गई। जैसे इस फसल में, एनुअली फसल में एक सीज़न के बाद फ्लावर आ जाता है। ओके, जब इसमें फ्लावर आ गया तो मतलब ये रिप्रोड्यूस के लिए तैयार हो गई और इन्होंने अपनी सेल्स बढ़ा ली, तो इसे हमने बोला सीजनल क्रॉप्स। इसी तरह जो बाइनियल क्रॉप्स होती हैं या बाइनियल प्लांट होते हैं, इनमें आफ्टर 2 ईयर्स बाद इनमें फ्लावरिंग आ जाती हैं। ओके, इनमें क्या आ गई? फ्लावरिंग आ गई। और अगर इनमें 2 ईयर्स बाद फ्लावरिंग आ जाती है तो मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया। और फ्रूट में हमारे पास क्या होता है? सीड। और सीड आ गया तो मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या किया? रिप्रोड्यूस किया। और जब रिप्रोड्यूस कर लिया तो बाद में हमारे पास कौन सी स्टेज आ जाती है? ओल्ड एज, सीनेसेंस एंड या डेथ। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या आ गई? कटाई। यहाँ पे डेथ ना बोल के हम इनको क्या बोलेंगे? कटाई। कटिंग। फसल की फाइनली हमने क्या कर दी? कटिंग कर दी। तो बाइनियल प्लांट्स जो होते हैं इनमें फ्लावरिंग आती है, मतलब ये मैच्योर हो गए। मैच्योर होने के बाद यहाँ पे फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन हो गया और रिप्रोड्यूस किया इन्होंने, अपने सीड का फॉर्मेशन किया, रिप्रोड्यूस किया, देन बाद में हम इनकी कटिंग कर देते हैं। ओके, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं पेरिनियल प्लांट, इनके हम एग्जांपल देखते हैं। जो आपके बुक में भी दिए हुए हैं, और पेरिनियल प्लांट के हम एग्जांपल देखेंगे जो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल फर्स्ट, बैम्बो। बांस। जब आपने देखा होगा कई बार जंगलों में कहीं और, बांस का जब एक बार हम प्लांट उगाते हैं या कहीं बोया जाता है तो वो जब उग जाता है फिर वो बर्थ हो गई, ग्रो कर रहा है, मैच्योर हो गया। अब जब उसकी जुवेनाइल स्टेज जो होती है, बांस की जो जुवेनाइल स्टेज जो होती है, जब वो ग्रो कर रहा है, मैच्योर कर रहा होता है, वो स्टेज काफ़ी लंबी होती है। अप्रॉक्स लमसम 50 to 100 ईयर्स बाद यहाँ पे क्या आते हैं? फ्लावर आते हैं। 50 to 100 ईयर्स बाद फ्लावर्स यहाँ आते हैं। इट मीन्स ये यहाँ पे रिप्रोड्यूस करता है या रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बाद ये मर जाता है, डिके हो जाता है। तो बांस वो पौधा है जिसमें 50 से 100 साल के बाद फूल निकलते हैं और फूल निकलने के बाद पौधा मर जाता है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है नीला कुरंजी, कुरेंजी। जो कि आपकी साउथ इंडिया, केरला, साउथ इंडिया में केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के
हिली एरिया में ग्रो करता है। ग्रो इन हिली एरिया। ओके, इसका जो फ्लावर होता है वो ब्लू कलर का होता है, और फ्लावर आने में इसमें एक बार ये प्लांट ग्रो करता है तो फ्लावर आने में लमसम या अप्रॉक्स 12 साल लग जाते हैं। बारह साल बाद यहाँ पे फ्लावरिंग आती है। ओके।